कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस जो हमारा एपिसोड था उस एपिसोड में हम जो आदर्श और जो अनादर्श विलयन हैं उन पे पूरी कंप्लीट बात कर चुके थे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अणु संख्यक गुणधर्म। तो प्यारे बच्चों समझते हैं क्या होता है अणु संख्यक गुणधर्म। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये मेरे पास कोई शुद्ध है, वो विलायक है। ये मेरे पास शुद्ध कोई विलायक है और इस विलायक में मैंने मिला दिया है अवाष्पशील विलेय। और विलेय मिलाने के पास मेरे पास बन गया है विलयन और इस विलयन की सतह पर कुछ जो कण हैं वो किसके उपस्थित हैं? अवाष्पशील विलेय के उपस्थित है। तो मेरे पास विलायक था, उस विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया और मेरे पास बन गया है विलयन। तो इस विलयन के वो गुणधर्म, इस विलयन के वो गुणधर्म जो इस अवाष्पशील विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन गुणधर्मों को क्या कहेंगे हम? अणु संख्यक गुणधर्म। ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं किसी विलयन में, उन गुणधर्मों को क्या कहते हैं हम? अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो फिर बात आती है कि इन अणु संख्यक गुणधर्मों का लेना देना जो है वो सिर्फ विलेय के अणुओं की संख्या से है, अणुओं की संख्या से है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है विलेय की प्रकृति कैसी है। विलेय की प्रकृति है उस पर जो अणु संख्यक गुणधर्म है वो निर्भर नहीं करते। क्या मतलब है कि अगर मैं इस विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाता हूं तो मैं चाहे 1 मोल ग्लूकोज मिलाऊं, चाहे 1 मोल फ्रक्टोज मिलाऊं, चाहे मैं कुछ भी मिलाऊं 1 मोल, वो 1 मोल होना चाहिए। इस बात से तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इस बात से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या मिलाया है। तो अणु संख्यक गुणधर्मों की सीधी सीधी कहानी है कि वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करेंगे अणुओं की संख्या पर। इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेंगे कि हमने विलेय कैसा मिलाया है। और एक ये भी बात है कि अणुओं का आकार कैसा है। विलेय के जो अणु हैं, अणुओं के आकार पर भी निर्भर नहीं करते। जो अणु संख्यक गुणधर्म होते हैं वो अणुओं के आकार पर भी निर्भर नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जिस पर निर्भर करते हैं वो है विलेय के अणुओं की संख्या। तो ऐसे गुणधर्मों को क्या कहते हैं हम? अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। देखिएगा हमारे सिलेबस में हमें 4 अणु संख्यक गुणधर्म पढ़ने। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो कि मैं आपको बिल्कुल बखूबी जो 2-3 वीडियो पहले है इसको पढ़ा चुका हूं। मैं इस पर दोबारा कोई बात नहीं करने वाला हूं। दूसरा जो अणु संख्यक गुणधर्म है जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन। ये गुणधर्म आज हमें पढ़ना है। तीसरा जो गुणधर्म है अणु संख्यक वो है हिमांक में अवनमन। और चौथा जो गुणधर्म है वो है परासरण
दाब। तो ये 4 हमारे सिलेबस में अणु संख्या गुणधर्म है और इन चारों का लेना देना विलयन में जो अवाष्पशील विलेय है उनके कणों की संख्या से लेना देना है और किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हम कंप्लीट पूरा कर चुके हैं। आपको याद भी होगा फॉर्मूला था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बराबर जीटा बी। इसको हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो कि निर्भर कर रहा था या जो कि बराबर था विलेय की मोल भिन्न के, मतलब सीधा सीधा किस पर निर्भर कर रहा था, विलेय के मोलों की संख्या पे। और मोलों की संख्या है मतलब सीधा हम किसकी बात कर रहे हैं, अणुओं या कणों की संख्या पर हम बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है अणु संख्या गुणधर्म, किसी विलयन के ऐसे गुणधर्म जो उस विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुणधर्मों को हम कौन से गुणधर्म कहते हैं, उन गुणधर्मों को हम अणु संख्या का गुणधर्म कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा फोकस रहने वाला है वो फोकस रहने वाला है क्वथनांक पे, जो उनियन है उस पे हमारा फोकस रहने वाला है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि क्वथनांक में उनियन है उसका क्या सीन है। चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वथनांक में उनियन से पहले हमें क्वथनांक समझना होगा, क्योंकि छोटी क्लासों में सिर्फ हम इतना पढ़ के आए हैं कि कोई चीज जब उबलने लगती है, कोई द्रव जिस ताप पर उबलने लगता है उस ताप को हम क्या कह देते हैं, क्वथनांक कह देते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं तक हमने यही पढ़ा है, लेकिन सही मायने में क्वथनांक की क्या परिभाषा होती है आज हम देखेंगे। तो क्वथनांक में उनियन समझने से पहले आज हमें समझना है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, चलिए देखिएगा। मेरे पास ये एक बर्तन है, बंद बर्तन है जी मेरे पास, ये मेरे पास एक बंद बर्तन है और इस बंद बर्तन में मैंने भर लिया है पानी। पानी शुद्ध विलायक है और इस पानी को मैंने गैस स्टोव पे गर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो पानी जैसे जैसे गर्म होगा इस पानी के अंदर वाष्प बनेगी और यही वाष्प वापस आते वक्त इस द्रव की सतह पर दाब लगाएगी और हम जानते हैं उस दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं जी, ना मैं साम्य अवस्था की बात कर रहा हूं। वाष्प दाब शब्द आ गया है तो इसका मतलब सारी कहानी आप जानते हैं वाष्प दाब क्या होता है। तो जैसे जैसे हम गर्म कर रहे हैं वैसे वैसे इस पात्र के अंदर है वो वाष्प है, वो दाब बना रही है और वाष्प दाब बन रहा है। इस पात्र को चारों, ये पात्र वायुमंडल में रखा है और इस पात्र के चारों तरफ दाब लग रहा है और ये जो लगने वाला दाब है, ये जो बाहर की तरफ लग रहा है, इस दाब को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब और उसका मान है 1 वायुमंडल या 1 एटीएम। ये पात्र वायुमंडल में पड़ा है और इस पात्र पर चारों तरफ वायुमंडल दाब लगा रहा है और उस दाब को हम वायुमंडलीय दाब कह रहे हैं। चलिएगा, अब मैंने पात्र को गर्म करना स्टार्ट किया, माना 25 डिग्री जब इस पात्र का टेम्परेचर था तो मैंने देखा कि इस पात्र के अंदर का जो वाष्प दाब है वो है 0.4 एटीएम और स्टोव तेज किया, 50 डिग्री हो गया इसका ताप और इसका जो अंदर का दाब है वो मान लेते हैं 0.5 एटीएम हो गया। थोड़ा और गर्म किया कुछ देर के लिए, पानी का ताप 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और मान लेते हैं जो वाष्प दाब है वो पानी का 0.8 एटीएम हो गया है। और थोड़ी देर और गर्म करने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया और इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो पानी के अंदर का वाष्प दाब है वो कितना हो गया है, कितना हो गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एटीएम हो गया है पानी का वाष्प दाब।
तो आप देख रहे हैं कि 100 डिग्री पे जो इस बर्तन पर वायुमंडल जितना दाब लगा रहा था उतना ही दाब इसके वाष्प दाब का हो गया है। मतलब जो वायुमंडल दाब है और जो वाष्प दाब है वो क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। और चूंकि हम जानते हैं छोटी क्लासों में हमने पढ़ रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, पानी का क्या है, क्वथनांक है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लग जाता है, हमें ये पता है उबलने लग जाता है, लेकिन आज हम वास्तविक परिभाषा देखेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम पानी का क्वथनांक क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इस ताप पर पानी के अंदर जो वाष्प दाब है, पानी का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो गया है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है। तो क्वथनांक की परिभाषा लिखूं तो क्या परिभाषा लिखी जाएगी, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए क्वथनांक कहलाता है। ठीक है जी। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उस ताप को ही क्या कहते हैं, उस द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक आपको समझ में आ गया होगा। और क्वथनांक का वैल्यू है वो हर द्रव के लिए अलग अलग है और हमें उसे प्रैक्टिकली जो है कैलकुलेट करना होगा हमारी लैब में। तो क्वथनांक का जो है हर द्रव के लिए क्वथनांक है वो अलग अलग होता है। यहाँ मैंने जो एग्जांपल है वो पानी का लिया है, तो कोई सा भी द्रव लोगे तो द्रव के अकॉर्डिंग जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बदलता चला जाएगा। तो क्वथनांक का मतलब आपको क्या होगा समझ में, मतलब आपको आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, तो देखिएगा क्वथनांक शब्द आपको समझ में आ गया। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना, वृद्धि करना। उन्नयन सब आप जानते हैं हिंदी का शब्द है और उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है देखते हैं। देखिएगा क्वथनांक में उन्नयन क्या है, चलिए देखिएगा। वही बात कर रहे हैं, मेरे पास एक ये बंद पात्र था और बंद पात्र में मेरे पास शुद्ध विलायक भरा है। ये मेरे पास शुद्ध विलायक मैंने ले रखा है और शुद्ध विलायक को पानी है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने देखा कि ये पानी अच्छी खासी वाष्प बना रहा है और इसके वाष्प दाब का मान होगा कितना, 1 atm। हम जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। चलिए अब क्या करते हैं जी, मैंने इस शुद्ध पानी में मिला दिया है अवाष्पशील विलेय। ऐसा शुद्ध पानी में मैंने अवाष्पशील विलेय मिला दिया है और आपको याद होगा कि अगर हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो जो विलयन बनता है उस विलयन की सतह पर कुछ कण किसके आ जाते हैं, अवाष्पशील विलेय के आ जाते हैं और उतनी वाष्प नहीं बन पाती जितनी शुद्ध अवस्था में बन रही थी। वाष्प में क्या आ जाती है,
कमी आ जाती है, या आप कहें वाष्प दाब में क्या हो जाता है, अवनमन हो जाता है। तो जो ये मेरे पास विलयन था, अगर मैं इस विलयन की बात करूं तो जरा मुझे एक बात बताइए, क्या इस विलयन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाष्प दाब है वो 1 एटीएम होगा? सोचिए जरा। बिल्कुल नहीं होगा जी। कारण क्या है, हमने इसमें वाष्पशील विलय मिला दिया है, तो जितनी वाष्प बननी चाहिए थी अब उतनी वाष्प नहीं बन पा रही है। मतलब वाष्प दाब 1 एटीएम होना चाहिए था, लेकिन अब वाष्प दाब 1 एटीएम नहीं है, वो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लेते हैं 1 एटीएम से कुछ कम है, और कितना है, 0.7 एटीएम है। तो क्या मैं इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को इस विलयन का क्वथनांक कहूंगा? नहीं कहूंगा जी, क्योंकि ये जो दाब है वाष्प दाब विलयन का, उसको किसके बराबर होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए, तभी हम उस ताप को क्या कह पाएंगे, क्वथनांक कह पाएंगे। तो अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे पास इस विलयन का क्वथनांक नहीं है। मैंने इस टेम्परेचर को 110 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो ये जो दाब था वो 0.9 एटीएम हो गया। और जब मैंने इस ताप को 125 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो इस विलयन के जो अंदर का जो वाष्प दाब है वो कितना हो गया है, 1 एटीएम हो गया है। मतलब इस 125 डिग्री सेंटीग्रेड को अब मैं विलयन का क्या कह सकता हूं, क्वथनांक है वो कह सकता हूं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसका क्वथनांक था, शुद्ध विलायक का क्वथनांक था, और हम शुद्ध विलायक के क्वथनांक को टीबी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, एंड नॉट इज फॉर, नॉट है वो शुद्ध को दर्शाता है। तो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टीबी नॉट से, और जो विलयन का क्वथनांक है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टीबी से। टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। विलयन का क्वथनांक टीबी और विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट। अब देखिएगा, हम एक बात नोटिस कर रहे हैं, वो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने से जो विलयन बना, उस विलयन के क्वथनांक में पहले की तुलना में, पहले जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक था जो 100 था, अब विलयन का क्वथनांक कितना हो गया है, 125 हो गया है, वृद्धि हो गई है। और इसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। कि जब हम शुद्ध विलायक में क्या कर दें, अवाष्पशील विलय मिला दें, तो जो विलयन बनेगा उस विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। विलयन के क्वथनांक में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब कितनी वृद्धि हुई कैसे पता लगाओगे, तो सिंपल सी बात है, 125 में से क्या घटाओगे, 100 घटाओगे ना, तभी तो पता चलेगा कि कितने की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई। तो 125 को क्या कहा हमने, टीबी विलयन का क्वथनांक। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहा हमने, टीबी नॉट विलायक का क्वथनांक। और हमें पता चल गया अंतर, अंतर को दिखाते हैं किससे, डेल्टा टी से। किसका अंतर, क्वथनांक का अंतर। तो अंतर क्या होगा, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या आएगा, इस स्थिति के अनुसार 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टीबी क्या है, टीबी नॉट माइनस टीबी। और डेल्टा टीबी को क्या कहेंगे,
क्वथनांक में उन्नयन। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वथनांक में उन्नयन है वो क्या है। 3 टर्म है यहाँ काम की, वो आप याद रखेंगे। डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन। कितना उन्नयन हुआ है, जैसे यहाँ देख सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड का उन्नयन हुआ है। जो यहाँ से टीबी घटेगा, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, टीबी माइनस टीबी नॉट है। तो टीबी है वो क्या है, विलयन का क्वथनांक है, माइनस टीबी नॉट शुद्ध विलायक का क्या है, क्वथनांक है। तो ये क्वथनांक की जो सारी कहानी है यहां से हमें देखने को मिल जाती है। देखिएगा, हम एक बात यहां नोटिस करें कि मैं जितना ज्यादा अवाष्पशील विलेय मिलाऊंगा उतना ज्यादा वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। और जितनी ज्यादा कमी आएगी, इस वाष्प दाब को वायुमंडल दाब के बराबर मुझे करना है, तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मान लेते हैं अभी यहाँ 1 2 3 4 5 कण नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ 10 कण मिला दूं तो थोड़ी सी वाष्प और बनना कम हो जाएगी, वाष्प बिल्कुल ही कम बनेगी। तो इस वाष्प दाब को जब वायुमंडल दाब के बराबर करना है तो क्या 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा? नहीं जी, अब नहीं होगा। मान लेते हैं अब वो किस पर, मान लो कितना ताप बढ़ाना पड़े, अब मुझे क्या करना पड़े, 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप करना पड़े, तब हो सकता है इतनी जगह से ही क्या मिल जाए, ज्यादा वाष्प है वो मुझे क्या होने लग जाए, प्राप्त होने लग जाए। तो सीधा सीधा हम कह रहे हैं कि जितना अवाष्पशील विलेय मिलाओगे क्वथनांक में उन्नयन है वो उतना क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब एक बात कहूं तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती किसके है, अवाष्पशील जो विलेय है उसकी सांद्रता के। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, और आप जानते हैं कि ब्रैकेट में अगर किसी चीज को लिख देते हैं केमिस्ट्री में तो वो उसकी क्या है, सांद्रता है। तो क्वथनांक में उन्नयन है वो मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि वो किसके समानुपाती है, उसका सीधा लेना देना किससे है, जो हम अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं उससे क्वथनांक में उन्नयन का क्या है, सीधा लेना देना है। चलिए आगे हम थोड़ा सा डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन का क्या सीन है। चलिएगा देखते हैं क्या है। तो हम कह रहे हैं जी क्वथनांक में उन्नयन है वो जो समानुपाती होता है किसके, अवाष्पशील विलेय की सांद्रता के। तो देखिएगा डेल्टा टीबी है वो समानुपाती है अवाष्पशील विलेय की सांद्रता के। तो यहां देखिएगा क्वथनांक की जब हम बात कर रहे हैं तो सारी की सारी कहानी ताप पर निर्भर करती है। तो ताप अगर बदल गया तो इस विलेय की सांद्रता भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर हम यहां कोई ऐसी सांद्रता की इकाई ले लें, हम इस जगह कोई ऐसी सांद्रता की इकाई ले लें जो ताप पर निर्भर हो, जैसे आप मोलरता की बात करें, है ना, जैसे आप आयतन प्रतिशत की बात करें, अगर हम वो सांद्रता की इकाई ले लें तो वो सारी ताप से प्रभावित होती हैं, और ताप कम ज्यादा करेंगे तो विलेय की सांद्रता भी क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी, और हमारी जो कैलकुलेशन है वो जटिल हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए हम यहाँ ऐसी सांद्रता की इकाई इस्तेमाल करेंगे जो ताप से अप्रभावित हो, और वो बढ़िया इकाई कौन सी है हमारे पास, वो है मोल लता। तो हम यहाँ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मोल लता का, क्योंकि मोल लता है वो ताप से क्या है, अप्रभावित है। तो क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होता है किसके, मोल लता के। यहां से
आप समानुपाती जो है चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक स्थिरांक लग जाएगा जिसको हम लिख रहे हैं Kb से। यहाँ Kb है वो है मोलल उन्नयन स्थिरांक। जो Kb है वो है मोलल उन्नयन स्थिरांक और जो स्मॉल m है वो है मोललता। मोललता में आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। मोललता होती है विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में, ये मोललता होती है जी। तो मोललता को भी रख देता हूं मैं, विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय को B से दर्शा रहा हूं और विलायक को A से दर्शा रहा हूं। मोल भी आप जानते हैं, मोल भी क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो मोल भी रख देता हूं मैं, भार बटे अणुभार होता है। तो Kb भार बटे अणुभार। और अगर विलायक का भार अगर हम ग्राम में ले लें तो ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1000 से। ठीक है जी, क्योंकि आप जानते हैं कि किलोग्राम बराबर क्या होता है, ग्राम बटा 1000। ग्राम में आप 1000 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम। तो किलोग्राम की जगह क्या लिख सकते हैं, ग्राम बटा 1000। ग्राम कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, कंप्लीट फॉर्मूला क्वथनांक में उन्नयन का। डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, केबी है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यूबी विलेय का भार, एमबी विलेय का अणुभार, डब्ल्यूए विलायक का भार और 1000 तो 1000 होता ही है। चलिए एक बात और सीखने को मिलेगी हमें, जो है केबी। ये केबी है वो सिर्फ और सिर्फ विलायक के लिए होता है, विलायक के लिए होता है। इस केबी का विलेय से कोई लेना देना नहीं है और ये विलायक के लिए होता है और ये विलायक की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। केबी का जो वैल्यू है वो विलायक के लिए है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। हर विलायक के लिए केबी का मान है वो अलग अलग होता है और ये जो केबी का मान है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं हम। किसी भी विलायक के लिए जो है एक्सपेरिमेंटली केबी का मान ज्ञात किया जाता है और जब हमारे पास न्यूमेरिकल आता है तो केबी का मान है वो हमारे पास दिया हुआ आता है। तो कोई चक्कर वाला काम नहीं, केबी का मान है वो हमें दिया हुआ क्वेश्चन में आएगा। लास्ट बात रह गई है वो भी देख लीजिए, लास्ट है वो हम ग्राफ देख लेते हैं। क्वथनांक में उन्नयन का जो ग्राफ है वो कैसा हमें बनता हुआ दिखाई देता है उसको भी देख लेते हैं। चलिएगा देखिएगा ग्राफ का क्या सीन है। यहां ले रहा हूं मैं एक्स एक्सिस पे, सॉरी तापमान ले रहा हूं। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं तापमान, टेम्परेचर, और यहां लेते हैं हम वाष्प दाब। ठीक है जी, चलिए हम ये जो वाष्प दाब है इसको मानते हैं 1 एटीएम। ये जो लाइन आपको मैं खींच रहा हूं डॉटेड लाइन, ये 1 एटीएम की लाइन है। वायुमंडल का ये क्या है, वाष्प दाब है। चलिए ये हमने कहा था ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये पॉइंट है। यहां से मैं शुद्ध पानी की बात कर रहा हूं, शुद्ध विलायक की बात करते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इधर वाष्प दाब है मान लेते हैं, यहाँ वाष्प दाब है, जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे शुद्ध पानी का वाष्प दाब वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। चलिए थोड़ा दोबारा बनाता हूं मैं ये ग्राफ। शुद्ध पानी का ग्राफ बनाएंगे, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना लेता हूं मैं, यहां मान लेते हैं, यहां मानता हूं। तो यहां से धीरे धीरे पानी का वाष्प दाब है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चलाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वाष्प दाब बढ़ रहा है और यहां
1 ATM के बराबर हो गया है। मतलब ये, इसको मैं नीचे लेके आऊं, इस लाइन को अगर आप नीचे लाते हैं तो जहां ये टकराएगी, जिस ताप पर टकराएगी वो ताप क्या कहलाएगा? विलायक का क्वथनांक कहलाएगा TB नॉट। और ये क्वथनांक कितना हो सकता है? ये क्वथनांक हो सकता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी के लिए 100 डिग्री होता है, तो TB नॉट, जो पीछे हमने एग्जांपल लिया था उसी की बात कर रहा हूं। और ये ग्राफ किसके लिए था? शुद्ध विलायक के लिए। ये 25 और 100 आपको लिखना नहीं है वहां, ये सिर्फ समझने के लिए है कि 25 और 100 का मतलब क्या है। कम ताप था तो वाष्प दाब भी कम था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ गया, और जिस ताप पर वायुमंडल दाब के बराबर हो गया उसको हमने कह दिया शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अगर मैं इसको ग्राफ नंबर 1 कहूं, चलिए यहां बात करता हूं, अगर मैं इसको पोजीशन नंबर 1 कहूं और अब हम इस विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दें और जो विलयन बन जाए उस विलयन के लिए ग्राफ खींचे, तो आप जानते हैं कि विलयन का वाष्प दाब क्या होने वाला है? कम होने वाला है। मतलब अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे विलयन के लिए ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? शुद्ध विलायक से क्या होगा? कम होगा। और वही काम अगर हम विलयन के लिए भी टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो टेम्परेचर के साथ लगातार जो वाष्प दाब है वो क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। यहाँ विलयन का भी वाष्प दाब किसके बराबर हो गया है? वायुमंडल दाब के बराबर हो गया है। और इस लाइन को अगर मैं नीचे यहां से टच करवाऊं, नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ आप इसको टच करवाते हैं तो ये लगभग यहां टच करेगा, और इसको हम कहेंगे TB। TB क्या था? विलयन का क्वथनांक, और TB नॉट क्या था? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें TB की वैल्यू कितनी थी? 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2 नंबर जो ग्राफ है वो किसके लिए है? वो है विलयन के लिए। और इन दोनों का जो अंतर होने वाला है वो अंतर कितना होने वाला है? डेल्टा TB। इन दोनों का अंतर है वो किसको दिखाएगा? क्वथनांक में उन्नयन को दिखाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था प्रॉपर, आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि क्वथनांक क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है और उसका ग्राफ क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक जो गुणधर्म है, उसको कंप्लीट कर लिया है। आप याद करते रहिए, आपका लगभग 70 से 80% जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसको लर्न करिए, आपका टेस्ट होगा और आप उसमें अच्छे से परफॉर्म करिएगा। चलिए, धन्यवाद।